Hello everyone and welcome back to my channel Meraki Learning. So in today's video, we'll be continuing with questions from NT-UGC NET Public Administration June 2020 exam, which was conducted in the month of November 2020. Right, and we will be going through the solution, the explanation of these questions, and we'll also be doing analysis in the end. Right, so let's get started. Now in this video we will be discussing question number 6 to question number 10. The first 5 questions जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कट ऑफ वाली वीडियो में. उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो है वो भी कवर करें तो आप उस वीडियो पे जाकर जो है कवर कर सकते हैं. ऑल्सो इससे पहले जो हम एग्जाम्स के जो पेपर कवर करते थे उसमें आई यूज टू डू 10 क्वेश्चंस इन ईच वीडियो, जिसके कारण जो हम क्योंकि हम बहुत डिटेल में क्वेश्चंस करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी बनती थी. सो आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद द फॉर्मेट ऑफ द वीडियो अ लिटिल बिट. तो अब से हम जो है थोड़े कुछ वीडियोज़ के लिए 5 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. You can also send me your feedback in the comment section or on my Gmail ID, which you can find in the description box, right? So let's get started. So now question number 6 of the exam, paper 2, मतलब जो public administration के questions हैं उसका question number 6 है. The concept of Thurr-Blake, a category of 18 basic human motions, all physical activity was developed by. तो ये जो कंसेप्ट है थर्ड ब्लेक का, जो कि क्या है वो भी आपको इसमें समझा रखा है. इट इज अ कैटेगरी ऑफ 18 बेसिक ह्यूमन मोशंस जो फिजिकल एक्टिविटी है. तो ये किसने दिया? ऑप्शंस में है F.W. टेलर, हेनरी फेयल, फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट एंड मैरी पार्कर फॉलेट. राइट, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, फ्रैंक लिलियन गिलबर्ट. राइट, अब ये है क्या? बेसिकली इसमें बता रखा है जैसे ह्यूमन जो एक वर्कर है जो मैनुअल काम करता है, अपने हाथों से काम करता है, उसके जो जो मोशंस हैं, हैंड मूवमेंट्स प्लस आई मूवमेंट्स, उनको 18 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. तो मतलब बेसिकली एक सेट है फंडामेंटल मोशंस का जिसमें 18 तरीके की अलग अलग मोशंस जो हैं उनको डिफाइन किया गया है. वो कुछ भी हो सकता, वो किसी चीज़ को उठाना हो सकता है, उसको पकड़ना हो सकता है, उसको असेंबल करना हो सकता है, किसी चीज़ को ढूंढना हो सकता है. तो ऐसे जो बेसिक 18 मोशंस बनेंगी उनका एक सेट है मैनुअल लेबर का. ठीक है, तो ये जो सेट है वो किसने दिया था? तो इसका आंसर है फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट. ऑल्सो जो टर्म आपका थर्ब्लिक है वो गिलबर्ट का उल्टा है. ठीक है, TH को हम चेंज नहीं करेंगे. अगर हम उसको उल्टा कर देते हैं तो इट बिकम्स थर्ब्लिक. गिलबर्ट को हम उल्टा करेंगे तो थर्ब्लिक बन जाएगा. TH का अगर ऑर्डर हम सेम रखें. राइट, तो ये जो कंसेप्ट है ये हमें इन्होंने दिया था. क्वेश्चन कहाँ से है? एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट से है. पर अगर आपको ये नहीं भी आता था, बिकॉज अगर हम देखें फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट जो है, गिलब्रेथ होना चाहिए, ये फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ जो है ये आपके नॉर्मल सिलेबस में नहीं है, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? क्योंकि आपने टेलर पढ़ रखा है, हेनरी फेयल पढ़ रखा है और फॉलेट भी पढ़ रखा है. ठीक है, तो अगर आपने ये पढ़े हैं आपको पता लग जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपने उसमें नहीं किया हुआ है. राइट, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आपने अच्छे से कंसेप्ट कवर किए हैं तो यू विल बी नोइंग कि नहीं, टेलर मैंने बहुत अच्छे से किया है तो टेलर ने नहीं दिया है, फेयल ने भी नहीं दिया है और फॉलेट ने भी ये नहीं दिया है. तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन बच के दैट वाज ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो आप ऐसे जो है उसको स्मार्ट गेस ले सकते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following are correct statements about competition commission of India. So एक competition commission of India है, उसके बारे में कौन सी statements सही हैं आपको बताना है. ऑप्शन नंबर A is first statement is it was established on 15th August 2003. फैक्ट है ये, कि फैक्चुअल क्वेश्चन है. सेकेंड इज धर्मेंद्र कुमार वॉज इट्स फर्स्ट चेयरमैन, अगेन अ फैक्ट. थर्ड इज इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. And last is it is responsible to prevent activities that have an appreciable adverse effect on the competition in India. तो जो लास्ट स्टेटमेंट है ये डील कर रही है किसी इसके फंक्शंस के साथ, इसकी पर्पस के साथ. तो हम देखते हैं कि सही है कि नहीं. तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये कह रहा है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ऐसी एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए जिनका कंपटीशन के ऊपर इंडिया में एक बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, जो कंपटीशन को खराब करेंगी. ऐसी एक्टिविटीज जिससे कंपटीशन कम हो, उसको बचाने के लिए जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लाया गया. तो इट मेक सेंस. तो आपको पता लग जाएगा कि डी स्टेटमेंट तो हमारी पक्का सही है. कौन सा कंपटीशन बात कर रहे हैं? कंपटीशन इन द मार्केट.
ठीक है। अगर मार्केट में कंपटीशन होगा तो प्राइसेस जो हैं वो मॉडरेशन में रहेंगे, मोनोपोली नहीं होगी, लोग जो हैं जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इनोवेशन लेके आएंगे, कोशिश करेंगे कि जो कस्टमर्स हैं उनको बेस्ट एक्सपीरियंस से, ठीक है। इसलिए जो है कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है और यही हमारा मेन पर्पस है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी जो है पक्का सही होगी। तो अगर डी सही है तो आपका या तो थर्ड ऑप्शन सही है या आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। तो मतलब अब या तो आपके ए एंड बी सही होंगे या आपका सी सही होगा। नो चांसेस क्या लग रहे हैं कि अगर फैक्ट्स दिए होंगे तो वो फैक्ट सही लिखेंगे या फिर ये सही लिखेंगे, ठीक है। तो सी क्या है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आपने इतनी पढ़ाई की है तो आपने कहीं पढ़ा है कोई आर्टिकल जहां पे लिखा है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा? नहीं पढ़ा। अगर कोई आर्टिकल नहीं है इसका मतलब क्या है कि ये एटलीस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस क्या कि जो हमारी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, विच इज ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एंड डी ओनली। अगर आपने ये पढ़ा है तो आप एक बार में क्वेश्चन कर देंगे। मैं आपको इसलिए ऐसे बता रही हूँ कि इन केस आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता, आपके माइंड में नहीं एकदम से स्ट्राइक करे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आप इस तरीके से जो है अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज एस्टैब्लिश इन 15 अगस्त 2003, ये गलत है। इट वाज एस्टैब्लिश इन 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे होता है, वैसे ही मैं बता रही हूँ आपको। सो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे होता है जिसके अंदर मार्केट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स की बात की जाती है। तो ये होता है और उसी दिन जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड 2003 में, लेकिन फुली ऑपरेशनल ये हुआ मई 2009 के अंदर। तो कहीं पर आप साइट्स में देखेंगे, हो सकता है आपको लिखा हो कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 2009 में स्टैब्लिश हुआ। वो स्टैब्लिश 2009 में नहीं हुआ, 2003 में ही हुआ था, लेकिन फुली फंक्शनल जो है, पूरा का पूरा फंक्शनल जो है वो मई 2009 के अंदर हुआ। सेकेंड जो स्टेटमेंट थी, धर्मेंद्र कुमार वॉज इट्स फर्स्ट चेयरमैन, दिस इज रॉन्ग। धनेन्द्र कुमार, तो यहाँ पे आर एम की जगह धनेन्द्र एन आएगा। धनेन्द्र कुमार जो थे उसके पहले चेयरमैन थे, ना कि धर्मेंद्र कुमार। हालांकि फैक्चुअल है लेकिन आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट कैसे से क्वेश्चन कर सकते थे, राइट। तो क्वेश्चन कहाँ से है? यूनिट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक इज इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। मार्केट में जो कंपटीशन है वो बना रहे उसके लिए जो बॉडी है एस्टैब्लिश की गई, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Now next question is, it is a statement, administration has everywhere alongside the actual reality a bureaucratic reality which retains its authority howsoever much the times may change। तो कितना भी टाइम चेंज हो क्यों ना हो, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ साथ एक वो जो है वो तो है ही, साथ में एक ब्यूरोक्रेटिक रियलिटी भी होती है जिसका पर्पस क्या होता है कि वो अथॉरिटी अपने पास बनाए रखे। कहने का मतलब ये सिंपल है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो ये कोशिश करती है कि अथॉरिटी जो है कुछ ऐसा करे कि अथॉरिटी उसके पास मेंटेन रहे, पावर जो है उसके पास मेंटेन रहे, चाहे टाइम कितना भी बदले, चाहे ब्यूरोक्रेसी पहले की हो, एंशिएंट हो, या फिर आज की ब्यूरोक्रेसी हो। ये स्टेटमेंट ये बोल रही है। तो आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन, तो इनके ऑथर कौन है आपने बताना है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, FM मार्क्स एंड JS मिल। वैसे फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कार्ल मार्क्स। इन केस नहीं भी आता था तो जब आप पूरा देखेंगे उसको टॉपिक पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेसी का, तो आप देखेंगे जो कार्ल मार्क्स है इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि किस तरीके से जो है ब्यूरोक्रेसी है उसकी कोशिश रहती है कि वो पावर अपने पास ही रखे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप कार्ल मार्क्स वैसे भी टिक कर सकते थे और आंसर भी कार्ल मार्क्स। मैक्स वेबर जो है वैसे स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, वो तो सपोर्ट करते हैं आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, राइट। तो ऐसे कोई बंदा बोलेगा जिसको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आंसर इज कार्ल मार्क्स। तो वैसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बट इट कुड बी डन। सो ऑप्शन नंबर 2 is correct and question is from administrative thought, topic is bureaucratic theory. Next question is, which among the following statements are not true about the National Personnel Agency of Government of Japan? तो जापान के एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन है कि वहाँ की जो नेशनल पर्सनल एजेंसी है वहाँ उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू, यू हैव टू टेल। ऑप्शन जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है? फर्स्ट इज इट इज नोन एज नेशनल पर्सनल अथॉरिटी, तो मतलब जो वहाँ की नेशनल पर्सनल एजेंसी है उसका नाम नेशनल पर्सनल अथॉरिटी है। सेकेंड, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय 3 कमिश्नर्स। Third, the commissioners are appointed by Prime Minister in consultation with the cabinet. And fourth is the term of the office of the commissioners is 5 years. So ये अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इट इज करेक्ट, इट इज नोन एज नेशनल पर्सनल अथॉरिटी।
Second, it is administered by 3 commissioners. This is also correct. Next is the commissioners are appointed by Prime Minister in consultation with the cabinet. This is wrong. And last is the term of the office of the commissioners is 5 years. ये भी गलत है. जो थर्ड स्टेटमेंट है आपकी, just a minute, जो थर्ड स्टेटमेंट है वहां पे आएगा द कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द कैबिनेट विद द अप्रूवल ऑफ द डाइट. डाइट की अप्रूवल से, डाइट क्या है, जापान की पार्लियामेंट. तो अपॉइंट कौन करता है, कैबिनेट, और आपकी वहां पे अप्रूवल होनी चाहिए डाइट की, और वहां के जो आपके एम्परर हैं उनकी उसके बाद अटेस्टेशन होगी, अटेस्टेशन बाय एम्परर. वहां पे जो भी राजा महाराजा है, राजा या महारानी है, जो भी है, उनकी वहां पे अटेस्टेशन होगी. उससे पहले जो है अप्रूवल होनी चाहिए वहां के पार्लियामेंट की, और अपॉइंट कौन करता है, कैबिनेट. एंड लास्ट स्टेटमेंट जो थी, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ कमिश्नर इज 5 years. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. वहां पे 4 years जो है वो इनकी टर्म रहती है, और रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम टर्म उनकी जो है वो 12 years तक है. राइट, इसका मतलब वो 3 टर्म्स जो हैं वो सर्व कर सकते हैं. 4 into 3 we know is 12. तो वो 3 टर्म्स जो हैं वो वहाँ पे सर्व कर सकते हैं. और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1949 में अपॉइंट हुई थी. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में हमारी जो पर्सनल एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, और एक है हमारी यूपीएससी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है मेन. लेकिन जो नेशनल पर्सनल अथॉरिटी है जापान की, वो दोनों काम करती है, रिक्रूटमेंट का काम भी कर रही है, और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल काम करती है वो भी करती है. तो अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो नेशनल पर्सनल अथॉरिटी ऑफ जापान इज इक्वल टू यूपीएससी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल इन इंडिया. राइट, तो ये हो गया हमारा जापान की नेशनल पर्सनल एजेंसी. तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन कहाँ से है? कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ जापान. Right, now next question, the last question for today is which one of the most important features of USA constitution is? USA का जो constitution है उसका इनमें से most important feature कौन सा है? खाली feature नहीं पूछा, most important. तो एक से ज्यादा भी जो है features हो सकते हैं, पर आपने बताना है सबसे जरूरी इनमें से कौन से है. One is President's Office, second is Air Force One, third is Department of Commerce, फोर्थ इज चेक्स एंड बैलेंसेस. तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो प्रेसिडेंट ऑफिस होगा ही होगा. एयरफोर्स वन क्या होता है? जिस एयरप्लेन के अंदर वहां के प्रेसिडेंट बैठते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उसको एयरफोर्स वन बोला जाता है. ठीक है. थर्ड इज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड फोर्थ इज चेक्स एंड बैलेंसेस. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. चेक्स एंड बैलेंसेस जो है सिस्टम जो है, ठीक है, वो वहां का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का. तो सबसे जरूरी हमें फीचर बताना था, विच इज ऑप्शन नंबर 4, सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. तो क्वेश्चन कहाँ से आपका? अगेन यूनिट है कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूएसए. राइट, तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस जो कि हमने कवर कर लिए. अगर आपको आते थे वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आते हैं, आप फ्यूचर एस्पिरेंट है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि ये 5 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्ल मार्क्स की स्टेटमेंट आपने अब यहाँ से कवर कर ली, चाहे आपने पहले नहीं कर रखी हो, तो आगे अब जो है आप वो वाली स्टेटमेंट गलत नहीं करेंगे. चाहे आपको जापान का पूरा सिस्टम नहीं आता हो, लेकिन आपको नेशनल पर्सनल अथॉरिटी ऑफ जापान के बारे में पता है, तो अगर इस पे क्वेश्चन दोबारा आ जाए जितना यहाँ से करवाया गया है, तो वो आपका जो है गलत नहीं होना चाहिए. राइट, तभी इस जो वीडियो है इसका फायदा है. मोर ओवर एक नई चीज जो हम करेंगे, यू हैव टू डू अ स्मॉल टास्क, और वो आज का टास्क क्या है? दैट यू हैव टू रीड अबाउट द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. तो कंपटीशन कमीशन के ऊपर अभी हमने क्वेश्चन किया था. आपको सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे. यू हैव टू गो टू द गूगल, और कोशिश करिए कि आप अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ें या किसी और वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं. तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप पढ़ेंगे अभी, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, और उसके बाद आपने जब पढ़ लिया है, यू हैव टू कमेंट टास्क डन, और आपने साथ ही मेंशन करना है कि अब जो है चेयरमैन कौन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. राइट, सो इट विल मेक यू एन एक्टिव लर्नर, और मुझे भी पता लगेगा कि यू आर वर्किंग ऑन द टास्क, यू आर पुटिंग योर 100% इन द प्रोसेस. राइट, सो गो राइट नाउ, चेक आउट की कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड देन यू हैव टू राइट टास्क डन अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. Right, so I'll be waiting for your comments in this video. Thank you very much for watching, and I'll see you very soon. Till then, stay tuned.